जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है कि इंडिया में किस तरह से एंटी रेप लॉ काम करता है और ये एंटी रेप लॉ किस तरह से इवॉल्व हुआ था। इवॉल्व मतलब कि पहले क्या पनिशमेंट हार्श थी या आज पनिशमेंट हार्श है, और अगर आज पनिशमेंट हार्श है तो ऐसा क्यों हुआ है, क्या क्या केसेस हुए हैं और क्या पब्लिक ने आउटरीच किया था कि आज पनिशमेंट जो बहुत हार्श हो गई है। हम पूरा एवोल्यूशन देखेंगे। कंसेंट का मतलब समझेंगे कि कंसेंट एक्चुअली में क्या है, क्या होती है किसी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर में। और चाइल्ड प्रोटेक्शन देखेंगे कि एंटी रेप लॉ किस तरह से चाइल्ड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना। चाइल्ड प्रोटेक्शन दो तरीके से होती है इंडिया में, एक तो होता है पोस्को और एक होता है बीएनएस में, मतलब भारतीय न्याय संहिता। ये एंटी रेप लॉ के अंदर भी चाइल्ड को प्रोटेक्ट किया जाता है। बात समझ में आ गई। शुरुआत देखते हैं हम कि शुरुआत कहाँ से हुई है। मथुरा केस से हुई। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। किसी भी अगर अगर जो बच्चे लॉयरशिप करते हैं ना, मतलब जो लॉयर एडवोकेट पढ़ते हैं, उनको मथुरा केस सबसे पहले पढ़ाया जाता है, क्योंकि इससे समझ में आता है कि एंटी रेप लॉ कितना बेढंगा था इंडिया के अंदर में। ये केस स्टार्ट होता है 1972 से 79 तक जाता है। इसकी पूरी स्टोरी समझते हैं हम। क्या हुआ था कि महाराष्ट्र में एक ट्राइबल लड़की थी, एक आदिवासी लड़की थी। ठीक है ना। वो पढ़ी लिखी रही थी, उसको अपने राइट्स वगैरह कुछ नहीं पता थे। और ये 72 की बात थी। उस समय तो टीवी वगैरह मोबाइल कुछ नहीं था, तो उसको कुछ नहीं पता था। बेचारी बहुत, मतलब कि 16, ये करीबन 14 से 16 साल की लड़की रही होगी। ठीक है ना। और क्या हुआ ना कि एक पुलिस वाले ने इस लड़की का रेप किया। कहाँ किया? पुलिस स्टेशन के अंदर ही रेप कर दिया, महाराष्ट्र में। 14 साल की लड़की थी, वो ट्राइबल लड़की थी, पुलिस कस्टडी में ही इसका रेप हो गया। चलो ठीक है। फिर क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट में तो इस लड़की ने इस पुलिसमैन के खिलाफ में कंप्लेन की। तो ये गया ट्रायल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये चीज़ गई। ट्रायल कोर्ट में 73 में क्या कहा, इस पुलिसमैन को, जो पुलिस वाला था, इसको कहा कि एक्विटल कर दिया, मतलब पुलिसमैन की कोई गलती नहीं है। और इससे ज़्यादा बुरा क्या हुआ, जो विक्टिम थी ना, जो लड़की थी, उसको हैबिचुएटेड कर दिया गया, मतलब उसके कैरेक्टर को पूरा असैसिनेट कर दिया गया। मतलब ये कहा गया कि ये लड़की खुद खराब थी, ये इसने तो अपने मन से ही किया था। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या हुआ, पुलिस वाले को छुट्टी मिल गई कि भाई आराम से घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट, तो ये लड़की ने क्या कहा, इसको जस्टिस नहीं मिला तो ये हाई कोर्ट चली गई लड़की। तो जैसे ही हाई कोर्ट गई, बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ये लड़की के साथ जो इंटरकोर्स हुआ था ना, ये इंटरकोर्स कंसेंट से नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि लड़की डर गई थी वहाँ पे। वो पुलिस वाले के सामने कुछ बोल नहीं पाई, घबरा गई थी। इस घबराने को उन्होंने एक वर्ड दिया, इसको बोलते हैं पैसिव सबमिशन। वो डर के मारे चुपचाप बैठ गई थी। और डर के मारे चुपचाप बैठने का मतलब ये नहीं होता कि उसने हाँ कहा था सेक्स के लिए। बात समझ में नहीं रही। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा कि उस लड़की ने कोई कंसेंट नहीं दी थी, वो सिर्फ डर के मारे बैठ गई थी, इसका फ़ायदा उठाया गया है। इसको क्या बोलेंगे? इसको फोर्सिबल रेप बोलेंगे हम। तो ये जो पुलिसमैन था, ये जेल चला गया। ठीक है भाई। सब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जेल जाओ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसिव सबमिशन था। वो लड़की डर के मारे, सहम के मारे हाँ या ना नहीं के भाई, वो चुपचाप बैठ गई थी और इसका फ़ायदा उठाया गया है। ठीक है। तो ये पुलिस वाला था, इसने कहा यार कि मैं तो जेल चला जाऊँगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट भाग गया। तो सुप्रीम कोर्ट में 1971 में क्या हुआ कि पुलिसमैन जो था, उसको वापस जेल से छुट्टी मिल गई। इसको कहा कि बाहर निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। और इसने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो इंटरकोर्स हुआ था ना, ये पीसफुल था। लड़की पे तो कोई इंजरी दिखी नहीं रही हमें तो, मतलब कि ये आराम से हुआ है, लड़की की सहमति से हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लास्ट में क्या हुआ कि जिसको जेल नहीं जाना पड़ा, ये आराम से फ्री घूमा। ठीक है, ये पुलिस वाला फ्री घूमा। लेकिन क्या हुआ, फिर पब्लिक का आउटरीच हुआ। पब्लिक आउटरीच मतलब पब्लिक बहुत गुस्सा हो गई। पब्लिक ने कहा कि जो लड़की थी ना, यहाँ पे पावर इम्बैलेंस था। मतलब एक तो आदिवासी लड़की जिसको कुछ नहीं पता है, और एक पुलिस वाला उसके सामने खड़ा हुआ है, तो ये तो पावर इम्बैलेंस है। वो तो लड़की घबरा गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इसका संज्ञान ही नहीं लिया कि वहाँ पे पावर इम्बैलेंस था, कि वहाँ पे एक लड़की घबराई हुई थी। सेकंड, सोशल इकोनॉमी की बात करते हैं। वो लड़की एक तो आदिवासी है, गरीब है, डर गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये तो पीसफुल हुआ है भाई, ये तो अपने सहमति से हुआ है। आपको ये दोनों चीज़ भी इंक्लूड करनी चाहिए थी। पब्लिक ने ये कहा, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन में देखो और पावर इम्बैलेंस भी देखो। यहाँ पे वो पुलिस वाले से डर गई थी, इसलिए उसने अपना वो कुछ कह ही नहीं पाई बेचारी, और इसका फ़ायदा उठा लिया पुलिस वाले ने। लेकिन वो आज भी फ्री घूम रहा है। चलो ठीक है। की आइडिया क्या है यहाँ पे कि हाँ नहीं बोला या विजिबल अंजीरें नहीं दिखी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई कि उसने मना भी तो नहीं किया था ना। सुप्रीम कोर्ट का ये पक्ष था कि उस लड़की ने मना भी तो नहीं किया था। अरे उसने मना नहीं किया था, मना ना करने का कारण था कि सामने पुलिस वाला खड़ा था, वो डर गई थी, इसलिए उसने मना नहीं किया। ठीक है। लेकिन ये पैसिव सबमिशन था और लास्ट में इसको जेल होनी चाहिए थी, लेकिन वो फ्री घूमा था। मतलब की आइडिया क्या है कि सिर्फ हाँ नहीं बोलना या विजिबल इंजरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कंसेंट नहीं है। ठीक है ना। कंसेंट होने के लिए प्रॉपर हाँ बोलेगी तभी समझ में आएगा। अगर गर्ल प्रॉपर हाँ बोलते कि हाँ कि मुझे फिजिकल इंटरकोर्स करना है, तभी उसको प्रॉपर रेप नहीं माना जाएगा। अगर वहाँ पे पैसिव सबमिशन है, इसका मतलब कि वो रेप हो रहा है वहाँ पे। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल देखें, अगर एक लड़की डर से चुपचाप हो गई है और किसी को हाँ नहीं कह रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कि उसने कंसेंट दे दी है।
वो अगर हाँ नहीं करी, चुपचाप डरी हुई समय में ना, इसका मतलब ये नहीं कि उसका फ़ायदा उठाओ बैठ करके, उसका कंसेंट नहीं है वहाँ पे, उसको अकेला छोड़ दो। कहने का मतलब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया। लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सेज क्या थे और क्या क्या अमेंडमेंट हुए। हम देखते हैं कि 1983 में क्या हुआ था, इसके बाद में क्रिमिनल लॉ को पूरा अमेंड किया था। कैसे अमेंड किया? कस्टडियल जो रेप थे ना, इसको एक अलग से ऑफेंस बनाया इन भाई साहब के लिए। ये जो भाई साहब थे ना, ये पुलिस वाले, इनके हिसाब से पूरा का पूरा क्रिमिनल लॉ को अमेंड किया और जो कस्टडियल रेप थे इनको एक अलग से ऑफेंस बनाया। इसके लिए IPC 367 में वापस नए सेक्शन डाले थे कि कोई भी कस्टडियल रेप होगा तो उसको अलग से ट्रीट किया जाएगा और वहाँ पे एक ज़्यादा पनिशमेंट होगी। और बर्डन ऑफ प्रूफ किस में दिया गया है? एक्यूज पे। अब अगर वहाँ पे पता लग गया है, जैसे कोर्ट के संज्ञान में क्या कि हाँ यहाँ पे इंटरकोर्स हुआ है, एक लड़की के बीच में, एक ट्राइबल गर्ल के बीच में, पुलिस वाले के में इंटरकोर्स हुआ, मान लेते हैं ट्राइबल गर्ल ने, कोई भी लड़की मान लो, और अगर पुलिस वाले के इंटरकोर्स हुआ है ना यहाँ पे, तो आप पुलिस वाले को बताना पड़ेगा कि हाँ जो ये, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये कंसेंट के साथ हुआ है। अगर पुलिस वाला प्रूव नहीं कर पाता कि कंसेंट नहीं था तो ये जेल ही जाएगा। मतलब कि सारा बर्डन किस पे आ गया? पुलिस वाले पे आ गया। पहले किस पे बर्डन था? इस ट्राइबल लड़की पे था। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद किस पे बर्डन आ गया? सारा का सारा बर्डन आ गया पुलिस वाले पे। पुलिस वाले को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ इस लड़की ने मेरे साथ कंसर्न नहीं था, वरना ये जेल में ही रहेगा। ये अच्छा एक अमेंडमेंट था। उसके बाद में क्या हुआ? 1997 में विशाखा गाइडलाइन है। ये हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से रेप वगैरह और स्ट्रॉन्ग हुआ। कस्टोडियल रेप के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आ गया। अब सारा का सारा बर्डन किस पे आ गया? पुलिस वाले पे आ गया। सेकंड क्या होगा? विशाखा गाइडलाइन आई। देखो इसकी स्टोरी क्या है कि एक भंवरी देवी केस हुआ था। एक भंवरी देवी क्या थी ना, कि ये एक सोशल वर्कर थी, मतलब कि गवर्नमेंट की एम्प्लॉय थी ये, जैसे आंगनबाड़ी होती है ना वैसे कुछ थी ये लड़की, कोई महिला थी, लड़की थी, हम सॉरी। और ये चाइल्ड मैरिज को अपोज करती थी। कहीं पे चाइल्ड मैरिज होती थी ना, तो पुलिस वाले को ले जाती थी और उस चाइल्ड मैरिज को ये रोक देती थी। ये राजस्थान की बात है। बाद में क्या हुआ कि कुछ बदमाशों ने भंवरी देवी के साथ में गैंगरेप कर लिया, ठीक है। और ये मैडम पुलिस में गई FIR लिखाने के लिए, ऑब्वियस था, लेकिन पुलिस वाले ने FIR नहीं लिखी और वहाँ पे मतलब कि इसकी कहीं सुनाई नहीं हुई। लास्ट में इसको जस्टिस लास्ट में नहीं मिला, तो ये कोर्ट गई, ठीक है ना। तो कोर्ट में जाने के बाद में, और उसके साथ में एक विशाखा भी केस चल रहा था, तो लास्ट में क्या हुआ कि इस मैडम भंवरी देवी की और विशाखा के साथ में एक गाइडलाइन आई। वो गाइडलाइन क्या थी? वर्क प्लेस सेक्शुअल हरासमेंट रूल्स आई थी। मतलब कि अगर कोई लड़की या कोई महिला वगैरह अगर वो कहीं पे काम करती है ना, तो वहाँ पे भी वो सेफ़ नहीं है। सही बात है। इस भंवरी देवी ने तो अपना काम किया था, ये तो आंगनवाड़ी वर्कर थी, ये तो इसने अपना काम किया था कि चाइल्ड मैरिज को रोकना, लेकिन चूंकि रोक रही थी तो कुछ लोगों ने इसका गिरफ्त भी कर दिया इस चक्कर में। मतलब कि ये अपने वर्क प्लेस पे भी सेफ नहीं है। तो विशाखा गाइडलाइन आई थी जहाँ पर बताया गया, बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स आए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर लड़की कहीं काम कर रही है तो उसका जो बॉस वगैरह को उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता उस लड़की का, या फिर मतलब इस तरह की गाइडलाइंस आई थी ताकि वहाँ पे रेप वगैरह ना हो, ठीक है। समझ में आ गई। फिर 2013 में क्या हुआ था? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया था। ये कब आया था? दिल्ली गैंगरेप के साथ। ये ट्रिगर पॉइंट था, दिल्ली गैंगरेप हुआ था। यहाँ पे जो रेप की डेफिनेशन थी और ब्रॉडन कर दी थी। यहाँ पे सिर्फ पेनाइल और वेजिनाइल तक ही नहीं रुके, इन्होंने कहा कि अगर ओरल सेक्स भी होता है तो उसको भी हम रेप मानेंगे, कंसेंट नहीं होगी तो। अगर कोई ऑब्जेक्ट पेनिट्रेशन हुआ तो इसको भी हम रेप मानेंगे, अगर फिंगर पेनिट्रेशन हुआ तो उसको भी रेप मानेंगे। मतलब कि इस डेफिनेशन के रेप को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, एक ब्रॉड किया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बागों को वो जेल में जाए, ठीक है। अगर कोई लड़की साइलेंस है या चुपचाप डरी सहमी है, उसका मतलब ये नहीं कि उसने कंसेंट दे दी है, उसको अकेला छोड़ दो। एज ऑफ कंसेंट को 16 से बढ़ा करके 18 कर दिया था, सही बात है, ताकि लड़कियों को थोड़ा सुरक्षा मिलेगी। यहाँ पे डेथ पेनल्टी दी गई थी रेप के लिए। अगर किसी ने ग्रूसम एक्ट कर दिया है, जैसे कि पहले रेप के लिए मैक्सिमम 7 साल की जेल थी। रेप अगर होता है तो जो एक्यूज है उसको 7 साल की जेल होगी, लेकिन अब क्या होता है, अब डेथ पेनल्टी तक होने लग गई। यहाँ पे डेथ पेनल्टी भी होने लगी और क्या होगा, मैंडेटरी FIR होगी और फ्री हॉस्पिटल केयर मिलेगा विक्टिम को, सही बात है। 2018 में क्या हुआ, जब उन्नाव और कठुआ में केस हुआ था, वहाँ पे भी बहुत ग्रुसम रेप हुआ था। बाद में क्या हुआ कि डेथ पेनल्टी मिलेगी, मतलब इस तरह से क्रिमिनल लॉ अमेंड हुआ था कि अगर कोई लड़की है जिसके साथ रेप हुआ और उसकी एज 12 साल से कम है ना, तो सीधा डेथ होगी। किसकी डेथ होगी? एक्यूज की, जिसने उसका रेप किया उसको सीधा डेथ मिलेगी। अगर कोई 16 साल से छोटी लड़की थी और 12 साल से बड़ी, अगर यहाँ पे रेप होता है तो कम से कम 20 साल की जेल होगी, 20 ईयर की जेल होगी। ये मिनिमम 20 ईयर, जब विक्टिम मतलब जो गर्ल होगी वो 16 साल से छोटी होगी। और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे यहाँ पे कि 2 महीने के अंदर तो पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा और 6 महीने के अंदर पूरा ट्रायल खत्म, 6 महीने बाद भाई साहब ये सीधा जेल जाएंगे, ठीक है। 7 साल में 2023 में क्या हुआ कि भारतीय न्याय संहिता आया, पूरा BNS पूरा का पूरा नया आया है। इसके अंदर बताया गया कि पूरा जो एक्ट था ना उसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया। मतलब कि एक चीज़ समझते हैं, पहले क्या था, पहले ये मानते थे कि जो विक्टिम होगी ना वो गर्ल होगी और जो ऑफेंडर होगा वो कोई मेल होगा। मतलब कि इसको फीमेल लिखना ज़्यादा बेटर है। जो विक्टिम होगी वो एक फीमेल होगी, ऑफेंडर मेल होगा। मतलब कि
रेप किसके साथ होगा? सिर्फ फीमेल के साथ रेप होगा। और कौन करेगा? मेल करेगा। लेकिन अब पूरी की पूरी डेफिनेशन को चेंज कर दिया। अब क्या किया है कि रेप होगा ना, वो किसी मेल के साथ भी हो सकता है और फीमेल के साथ भी हो सकता है। और कौन कौन कर सकता है? मेल भी कर सकता है, फीमेल भी कर सकता है। मतलब कोई मेल किसी मेल का भी रेप कर सकता है, ये चीज़ बताया गया। ऐसा होता है किसी छोटे बच्चे बॉय के साथ में मेल वगैरह कर देते हैं ये चीज़ भी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पूरा जेंडर न्यूट्रल बना दिया। मतलब कि चाहे ऑफेंडर हो, चाहे वो विक्टिम हो, यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल है। चाहे मेल और फीमेल भी ऑफेंडर हो सकता है और मेल और फीमेल विक्टिम भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? पूरा बीएनएस में जेंडर न्यूट्रल लेके आ सके, चाहे वो विक्टिम हो या प्रिपेटेटर हो। प्रिपेटेटर मतलब ऑफेंडर, जिसने गलत काम किया। और अगर गेम ब्रेक होता है 18 साल से कम, तो उसको सीधा डेथ पेनल्टी मिलेगी या फिर लाइफ इन प्रिजन मिलेगी। ठीक है, नए ऑफेंसेस आए इसमें कि अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है फॉल्स प्रिटेंस के साथ। फॉल्स प्रिटेंस मतलब झूठ बोल करके। जैसे कि आज मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लो आप और मैं आपको जॉब दिला दूंगा। ऐसा होता है ना बहुत बार। मतलब जो गांव देहात होता है ना, वहाँ पे इस तरह का लालच दिया जाता है और वो विक्टिम बन भी जाती है बेचारी, जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नासमझ होता है या फिर कोई मासूम होता है ना, वो इन चंगुल में फंस जाता है लास्ट में लड़कियाँ। तो झूठा कंसेंट लेना भी एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में ऐसे रेप ही माना जाएगा आपसे। ठीक है, कि मैं तुम्हें जॉब दिला दूंगा या फिर मैं तुमसे 2 साल बाद शादी कर लूँगा, आज ये कर लो, ये सब कुछ रेप में आ गया, सीधी बात है। मतलब कि हैरेसमेंट को काफ़ी इसकी डेफिनेशन को ब्रॉडर कर दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? लीगल प्रिंसिपल्स देखते हैं कि वो किस तरह से बढ़े हैं। लाइक मतलब कि इंडियन लॉ सिस्टम के अंदर में किस तरह से प्रिंसिपल थे, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए हैं। पहला बताया गया कि जो कंसेंट होगा वो क्लियरली होना चाहिए। वो पैसिव सबमिशन को कंसेंट नहीं माना जाएगा। जब तक लड़की क्लियरली हाँ नहीं बोलती कि हाँ मुझे करना है, तब तक वो कंसेंट नहीं है और आप में रेप का केस लगेगा, सीधा जेल जाओगे। ठीक है, पैसिव सबमिशन, अगर वो डरी सहमी से बैठी है तो उसका फ़ायदा नहीं उठाना है, उसको भी रेप माना जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा? स्टेट की अकाउंटेबिलिटी को ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाया गया। कैसे? पुलिस और हॉस्पिटल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा विक्टिम को। पुलिस कैसे करेगी? फटाफट एफआईआर लिख के। हॉस्पिटल कैसे करेगा? उसको फ्री एड दे करके, मतलब फ्री पूरा का पूरा इलाज दे करके। फास्ट ट्रैक जस्टिस होगा, सही बात है। 2 मंथ के अंदर में पूरा इन्वेस्टिगेशन खत्म और 6 मंथ में कंप्लीटली ट्रायल खत्म, बाद में जेल होगी। ठीक है, और माइनर को काफ़ी प्रोटेक्ट किया गया है। कैसे? डेथ पेनल्टी दे करके या फिर लाइफ इन प्रिजन दे करके। ठीक है, और जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है कि मेल या फीमेल दोनों ही विक्टिम या फिर ऑफेंडर हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? टेक अवे क्या सुनेंगे हम? क्या समझ में आया हमें कि इवोल्यूशन हुआ है। सही बात है, 79 में जब वो मथुरा केस हुआ था, वहाँ से लेकर के 2023 तक में जब तक बीएनएस आया, तब तक में बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेप के केसेस हुए, बहुत ज़्यादा रेप के केसेस हुए और पब्लिक का आउटरीच हुआ है। इस हिसाब से ही पूरा का पूरा रिफॉर्म आया। सही बात है। और अब कंसेंट होगी। अब जो कोर्ट होता है उसको पहले कंसेंट क्लियरली देखनी पड़ती है। पावर इम्बैलेंस देखना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं है कि सामने पुलिस वाला कोई एसपी साहब खड़े थे और कोई कोई दलित लड़की थी या फिर कोई बहुत ही मतलब कि गरीब लड़की थी और उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया क्योंकि वो लड़की कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि बड़े साहब खड़े थे सामने। ऐसा पावर इम्बैलेंस होगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको भी संज्ञान में लेगी कि अगर कंसेंट दिया है तो कंसेंट कहीं पावर इम्बैलेंस के हिसाब से तो कंसेंट नहीं दिया है, या फिर सोशल इकोनॉमिक कंटेक्स्ट को भी दिखेगी सुप्रीम कोर्ट, तब जाकर डिसीजन देगी। अगर कंसेंट है लेकिन पावर इम्बैलेंस से कंसेंट है तो वो भी कंसेंट को नहीं माना जाएगा, वहाँ पे भी जेल होगी होगी। ठीक है, और क्रिमिनल लॉ जो है अब वो काफ़ी प्रोटेक्ट करता है विक्टिम्स को। और स्टेट्स हो और परपेट्रेटर मतलब कि ऑफेंडर जो गलती करा है उसको अकाउंटेबल ठहराता है। सही बात है। स्टेट कैसे होगा? पुलिस वाले फटाफट एफआईआर करेंगे, हॉस्पिटल फटाफट रेट देंगे। अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पे, अगर कोई 17 साल की लड़की है, उसको स्कूल टीचर अगर उसका सेक्सुअल एक्ट करता है और वो लड़की डर जाती है, कुछ बोल नहीं पाई ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कंसेंट मिल गया था। वहाँ पे कंसेंट नहीं होगा। लोग क्या कहेगा? वो कंसेंट नहीं है, वहाँ पे रेप का केस फाइल होगा और फास्ट ट्रैक ट्रायल होगा और बाद में टीचर सबको जेल जाना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था 1979 में कि सुप्रीम कोर्ट कहती कि यार उसने फाइट तो नहीं की, कोई विजिबल मार्क तो नहीं है इस लड़की में, मतलब कि चुपचाप इनने ऐसे कंसेंट दे दी होगी। मतलब अब ऐसा नहीं होगा। मतलब कि क्या पता कंसेंट दे दी हो तो लड़की के साथ इनजस्टिस होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कंसेंट के साथ में ये भी देखना होगा कि पावर इम्बैलेंस तो नहीं था कहीं कहीं। ऐसा तो नहीं कि टीचर की वजह से चुपचाप उसने दे दी थी कंसेंट, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब कि इंटेंशन भी संभालनी पड़ेगी। अगर कंसेंट दे भी या यस भी कर दिया तो इंटेंशन भी देखनी पड़ेगी, तब जाके उसको एक्चुअल माना जाएगा कि वो रेप है या नहीं है। ठीक है, क्लैरिटी देखी जाएगी तो लोकल क्या फोकस करेगा? कंसेंट देखेगा, लेकिन कंसेंट से पावर इम्बैलेंस भी देखेगा वो। यस कह दी लड़की ने तो ऐसा तो नहीं है कि पावर कि सामने एसपी साहब खड़े थे, कलेक्टर साहब खड़े थे इसलिए यस कह दी। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा, फास्ट जस्टिस देगा, मायने को प्रोटेक्ट करेगा और जेंडर न्यूट्रल बनाएगा अपने लॉज को। इस हिसाब से हम रेप को फाइट कर सकते हैं इंडिया के अंदर में। थैंक यू।